लॉजिक याद करो क्या था कि जैसे अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा हो एंड सपोज ये ऑब्जेक्ट दोनों मिरर से सिमिलर एंगल पर रखा हो, मतलब इधर से 30 डिग्री का एंगल हो और इधर से 30 डिग्री का एंगल, और इसमें ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ इमेजेस क्या बनेंगी, इसमें कितनी इमेजेस बनेंगी टोटल। तो एक बार हम उस प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं जिस प्रोसेस से लास्ट क्लास में समझाया था, उसको समझने की पूरी कोशिश करिएगा। तरीका उसका ये था, हमने कहा था कि टेबल टाइप की चीज बनाओ, और टेबल टाइप की चीज किस तरीके से बनानी है वो देखिए। अगर हम ये एज्यूम करें कि कोई लाइट रे पहले मिरर M1 पर जाएगी, कोई लाइट रे पहले M1 पर जाएगी और M1 से रिफ्लेक्ट होगी, तो इसका मतलब पहली इमेज M1 के पीछे होगी, और कितने एंगल पीछे वो इमेज बनेगी, कंसीडरिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट M1, और उससे जो इमेज बनेगी बिहाइंड दिस M1, उसको I1 मान लें। अगर रे डायग्राम नहीं बना रहे, I1 इज द इमेज विच इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट M1 पॉइंट। तो अगर आप रिकॉल करो तो आपको ये प्रूफ किया गया था कि ये जो CI1 होगा, इसका एंगल विथ मिरर, ये एंगल जो बनेगा ये भी 30 होगा, 30 डिग्री होगा। तो इसी के हम टेबल बना रहे हैं कि फर्स्ट इमेज इज 30 डिग्री, मतलब इधर की तरफ। फिर हमने कहा था कि जो लाइट रे M1 पर जाएंगी वो M1 से रिफ्लेक्ट होने के बाद M2 पर इंसिडेंट होंगी, तो M2 के लिए इस I1 पॉइंट को ऑब्जेक्ट मानेंगे, और I1 पॉइंट की इमेज M2 के पीछे बनेगी कहीं पर I2, और CI2 जो होगा, CI2 वो एंगल M2 से जो बनेगा, जितना एंगल M2 से ये I1 वाले का बन रहा है, उसमें अल्फा प्लस बीटा कर देंगे, वही एंगल आएगा यार। अब इसमें रे डायग्राम बनाएंगे नहीं, तो रे डायग्राम्स के बाद बड़ा दिक्कत होती है। आपको विजुअलाइज मेंटल लेवल पे सोचना पड़ेगा कि कोई एक रे M1 पर गई थी, वो रिफ्लेक्ट हुई थी, तो वो जो रे रिफ्लेक्ट हुई होगी, अगर हम एक सिंगल रे डायग्राम से ट्राई कर लेते बनाने का, बट फिर वो दिक्कत होगी कुछ ऐसे, सम रे विल फॉल ऑन M1 मिरर, फ्रॉम दैट इट विल बी रिफ्लेक्टेड, उस रिफ्लेक्टेड रे को बैक साइड बढ़ाने पर वो I1 से आती हुई दिखेगी आपको, ऐसा लगेगा कि वो I1 से आ रही है। फिर ये वाली लाइट रे M2 पर गई, M2 से रिफ्लेक्ट होगी, M2 से रिफ्लेक्ट होने के बाद जब इसको देखेंगे तो ये ऐसा लगेगा कि I2 पॉइंट से पीछे की तरफ आ रही है। ये लगातार रिफ्लेक्शंस होते रहेंगे इनके बीच में। तो पहला रिफ्लेक्शन M1, उसके बाद जो रे नेचुरली M1 से जो रे रिफ्लेक्ट होगी वो M2 पर जाएगी, और M2 से जो रिफ्लेक्शन होगा वो वाली इमेज जिसको I2 कह रहे हैं, वो M2 से कितने एंगल पीछे होगी, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री, 90 डिग्रीज। अब आप इस I2 की इमेज फिर बनेगी, क्योंकि M2 से लाइट रिफ्लेक्ट करके फिर M1 पर जाएगी, तो अब इस M1 से फिर एक इमेज बनेगी 150 डिग्री पर। 150 अब आप डिग्री। M1 से I2 तक का एंगल देखो, M1 से I2 तक का एंगल 150। तो हाँ, तो इसके रिफ्लेक्शन से एक तीसरी इमेज यहाँ कहीं पर I3 दिखा दे रहा है रैंडमली, वो 150 हो गई। नाउ I3 की इमेज M2 बनाएगा, बट एक्चुअल में क्या होगा, I3 की इमेज M2 से बननी है, बट I3 जो है वो M1 से 150 डिग्री पर है, M1 से 150 डिग्री पर है ये एंगल, और M1 से 150 डिग्री का 210 पे पॉइंट रहेगा, वो पॉलिश के साइड पहुंच जाएगा। M1 इस वजह हाँ, से M1 से 150 डिग्री वाला ये पॉइंट M2 से अगर देखा जाए, इसका एंगल फ्रॉम M2, तो ये टोटल 210 डिग्री होगा, जिसका मतलब ये हुआ कि जो I3 वाली इमेज है वो M2 से 210 डिग्री पर है। M2 से 210 डिग्री का मतलब होगा M2 की एक्सटेंडेड लाइन के पीछे कहीं I3 बन रहा होगा, 210 डिग्री।
और इसकी इमेज M3 से M2 से बननी है, बट वो बनेगी नहीं क्योंकि पॉलिश साइड के पीछे पहुंच गया सर। हाँ, अब M2 की पॉलिश वाली साइड पर चला गया, तो यहाँ से फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। ये जो इमेजेस बनाई गई हैं, ये उन रेज की तरह उन रे को कंसिडर करके बनाई गई है जिस रे का स्टार्टिंग M1 पर हुआ था। पहले M1, फिर M2, फिर M1, फिर M2, इस तरीके से। कुछ ऐसी भी रे होंगी जो पहले M2 पर गिरेगी। ऑब्जेक्ट्स की कुछ रेज ऐसी होंगी जो पहले M2 पर जाए फिर M1 पर जाए। तो अगर वो वाली सीरीज देखी जाए कि रे फर्स्ट एट M2, तो पहली इमेज M2 के पीछे कहीं I4 बन जाएगी, वो 30 डिग्री पीछे। I4 की इमेज M1 पे बनेगी, 90 डिग्री। 90 डिग्री पीछे। अब M1 के पीछे जो इमेज बनेगी उसकी फिर से इमेज M2 में बनानी है। 150 डिग्री। वापस 150 150 हो जाएगा। 150 M2 के पीछे बन गई, और M2 के 150 डिग्री पीछे जाने का मतलब M1 से 210 डिग्री जा रहे होंगे, यानी M1 के पॉलिश वाली साइड पे चलेंगे। यस सर। अब नहीं बनेगी इमेज, अब नहीं आएगी इमेज। फिर हमने कहा था आखिरी के ये दो एंगल चेक कर लो आप, आखिरी के ये दो एंगल और एंगल बिटवीन द मिरर्स भी चेक करो। एंगल बिटवीन द मिरर 60 डिग्री। लास्ट के दो एंगल्स और एंगल बिटवीन द मिरर्स, अगर ये पूरा 360 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आखिरी की दो इमेजेस कोइंसाइड कर रही है। तो हम यहाँ पर टोटल ये कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इमेजेस आर 5। और दो तीन एग्जांपल से दिखा देते हैं, इसमें तो 5 आ रहा आंसर। और पिछली क्लास में इसी को लेकर के एक फॉर्मूला बनाया था हम लोगों ने। इसी से एक फॉर्मूला दिया था कि अगर 360 डिवाइडेड बाय थीटा को n मान लें, 360 बाय थीटा एज n, और वो n कोई इंटीजर आ जाए, वो भी इवन, तो ये कहा गया था कि नंबर ऑफ इमेज जो होगी वो आप काउंट करोगे अगर, तो उसका आप मैथमेटिकली उसको n-1 कर सकते हो। रे डायग्राम्स पॉसिबल नहीं होते इनमें, हम अगेन रिपीट कर रहा हूँ, रे डायग्राम्स टफ है। दूसरा देखो, बट वो जो टेबल है वो इजीली बनाई जा सकती है। मैं एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ। सपोज दैट ऑब्जेक्ट इज एट दिस पॉइंट O, और ये दोनों मिरर से सपोज एक साइड से ये 22 डिग्री का एंगल बना रहा है और एक साइड से 50 डिग्री का एंगल बना रहा है, 22 एंड 50 ये एंगल बन रहा है सपोज दैट। अब सिर्फ वो टेबल बनाने हैं, वो स्टार्ट करो। टेबल कैसे बनाएगी M1 M2? अब आप लोग बताना, अगर पहला रिफ्लेक्शन M1 पर हो, फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट M1, तो पहली इमेज कौन से मिरर के पीछे और कितने एंगल पर बनेगी? पहला रिफ्लेक्शन M1 पर 22 डिग्री पीछे बनेगी M1 के। 22 डिग्री से M1। तो 22 स्टार्टिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट M1, यहाँ से स्टार्ट करो 22 डिग्री। बट माइंड में एक पिक्चर रखिएगा, दिस 22 डिग्री इज बिहाइंड M1, और इसकी इमेज अब M2 में बनाएंगे। द पॉइंट 22 डिग्री बिहाइंड M1, पॉइंट 22 डिग्री बिहाइंड M1, वो M2 से कितने एंगल पर होगा? 94 डिग्री पर। तो नाउ 94 बिहाइंड M2, सेकंड इमेज 94 बिहाइंड M2, M1 से कितने एंगल पर हुआ? 94 बिहाइंड M1 M2, वो पॉइंट 166 डिग्री। 166 डिग्री। तो 166 डिग्री की इमेज फिर M1 की साइड बनेगी। नाउ 166 बिहाइंड M1, 166 बिहाइंड M1 का M2 से कितना एंगल बनेगा? 238 बनेगा, कोई इमेज नहीं बनेगी।
230 मतलब 180 से ज्यादा हो गया वो। स्टॉप हो जाओ। नाउ कंसीडरिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट M2, उल्टा चलिए। नाउ पहला रिफ्लेक्शन M2 की साइड ले, ऑब्जेक्ट का पहला रिफ्लेक्शन M2 पर। 50 डिग्री बिहाइंड तो M2. पहली 50 इमेज degree. M2 बिहाइंड M2 50 डिग्री, 50 डिग्री बिहाइंड M2। ऑल्टरनेट चलना है, 50 डिग्री बिहाइंड M2, उसका 122 M1 से डिग्री एंगल देखो, बिहाइंड M2. 122 degree. 122 डिग्री 122 बिहाइंड M1, 122 बिहाइंड M1। इसकी इमेज M2 में बनानी है, तो 122 बिहाइंड M1 वो M2 से कितने एंगल पर है? 194. 180 से ज्यादा है सर, नहीं बनेगी। 180 से ज्यादा यस सर। Yes, sir. नहीं अब नहीं बनेगा, नहीं बनाएंगे, उसको नहीं लिखेंगे। जो 180 से ज्यादा है उसकी इमेज नहीं बनेगी। और इस लिस्ट में आखिरी के जो दो एंगल बने आपके लास्ट के, इधर वाली लिस्ट का आखिरी एंगल और इधर वाली लिस्ट का आखिरी एंगल, इन दोनों को ऐड करो और ये टोटल एंगल ऐड करें जो एंगल बिटवीन द मिरर्स है। लास्ट वैल्यू ऑफ दिस कॉलम, लास्ट वैल्यू ऑफ दिस कॉलम प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स। चेक करते हैं कि ये 360 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है सर, मतलब नहीं अलग आ अलग रहा है इमेजेस होंगी। नहीं मतलब कि वन साइड नहीं करेंगे ये। यस वन साइड नहीं करें। आंसर हो गया 5 इमेजेस बनेंगी इसमें। टोटल 5 इमेजेस हैं यहाँ पर। अगर एक चीज नोटिस करोगे ना, मैंने कहा था जो लीनियर डिस्टेंस वाला पैटर्न था, देखिए 22 में कितना ऐड करके 122 आ रहा है आपका। 22 प्लस क्या कर रहे हैं इसमें आप? 100 मतलब 2 टाइम्स ऑफ 50। उसमें कितना ऐड करके 166 आएगा? 2 times of 22. 22 का डबल। ऐसा नहीं आता वो x1 x2 जो पैरेलल मिरर्स में आ रहे थे? यस सर। Yes, sir. यस 50 में 44 ऐड कर रहे हैं। जरा एक पैरेलल एग्जांपल एक बताओ, देखिए कितना समझ आ रहा है। सपोज ऑब्जेक्ट दोनों साइड से 36 डिग्री के एंगल पर, हमको इमेज फॉर्मेशन कहां पर बंद करनी है, ध्यान रखना। हमको ये कॉलम कहां तक लेके जाना है? ऐसा एंगल जब आ जाए दैट वैल्यू, जिसमें अगर हम एंगल बिटवीन मिरर को ऐड करें, 180 से ऐसी ज्यादा वैल्यू जिसमें हम एंगल बिटवीन द मिरर ऐड करें और वो आंसर 180 को क्रॉस कर रहा हो, तो हमारा लास्ट होगा। चलो बताओ M1 M2 में 36 से लिस्ट तैयार करते हैं, M1 M2। अब हम ऐसे भी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। स्टार्ट फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1, पहला रिफ्लेक्शन M1 36, 36 degree. उसका रिफ्लेक्शन M2 में दिखाए 108. 108. 108। ये सब बिहाइंड M2 है। 108 बिहाइंड M2, M1 से कितने एंगल पर? 180 बनाएंगे नहीं बनाएंगे, बिकॉज 180 का मतलब M1 के लाइन में है बिल्कुल, इसकी इमेज नहीं बनेगी। ऐसा कोई पॉइंट जो बिल्कुल मिरर की एज पे होगा, नहीं बनेगी इसकी इमेज। नाउ फर्स्ट रिफ्लेक्शन M2 साइड से स्टार्ट कर दे, सेम होगा 36 और 108। तो टोटल 4 हो गए। और अब आप देखेंगे लास्ट की दो वैल्यूज का टोटल करो, 108 प्लस 108 और प्लस ये एंगल 72, 288 मतलब 360 नहीं आ रहा है। अलग अलग इमेजेस होंगी फिर। तो यहाँ 4 इमेजेस बनेंगी टोटल, यहाँ 5 बनेंगी। जबकि नोटिस करिए टोटल एंगल बिटवीन द टू मिरर्स, टोटल एंगल बिटवीन द टू मिरर्स यहाँ भी 72 डिग्री है एंड टोटल एंगल बिटवीन द टू मिरर्स यहाँ भी 72 डिग्री दिया मैंने। और अगर इसके थ्रू हम फॉर्मूला तैयार करेंगे 360 डिवाइडेड बाय थीटा, वेयर थीटा इज दिस एंगल,
अगर ये n आता हो, जो इस केस में 5 आएगा, 360 डिवाइडेड बाय 72, तो इसके बाद दो केसेस बन जा रहे हैं, n-1 इमेजेस बनेंगी या फिर n इमेजेस बनेंगी। 360 बाई 72 इज 5, तो एक केस में 5 आंसर है। 360 बाई 72 इज 5 माइनस 1, 4 भी आंसर है। ये कब होगा? n तब बनेगी जब ऑब्जेक्ट दोनों मिरर से अनसिमेट्रिकल कंडीशंस पे, अनसिमेट्रिकल लोकेशन उसकी, और जब दोनों मिरर से आइडेंटिकल एंगल बनेगा उसका, सिमेट्रिकल होगा, यानी कि दोनों मिरर्स के एंगुलर बाइसेक्टर पे सिमेट्रिकल लोकेशंस में, तो यहां पर आपका n-1 होगा। इसके फॉर्मूले हो जाते हैं। तो इवन आने पर अगर n इवन आ रहा है तो मुझे -1 करना ही है, चाहे सिमेट्री हो या ना हो। 360 बाई थीटा अगर n है और n कोई इवन नंबर है, तो चाहे वो सिमेट्रिकल केस हो चाहे अनसिमेट्रिकल केस हो, आंसर इज n-1। बट 360 बाई थीटा अगर ऑड नंबर है, तो आंसर देने से पहले ये देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है वो मिरर्स के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि एक केस का आंसर n बन रहा है और एक केस का आंसर n-1 बन रहा है। दो फॉर्मूले हो गए। इतने सारे केसेस से अच्छा वही ना बना लेंगे, कौन सा? ये मिरर वाला। टाइम ही कितना लगता है? अरे अब अपनी अपनी चॉइसेस होती है ना भाई, किसी को फॉर्मूले पसंद है, किसी को डेरिवेशन पसंद है, चॉइस अपनी। अब लेट दूसरा एग्जांपल, दीज आर m1 m2 मिरर्स एंड ऑब्जेक्ट इज एट दिस पॉइंट at some angle of 40 and 40 degree, 40 and 40 degree। एक मिनट, पहले 40 हो गया 80, 360 अपॉन 80 जो होगा, 360 डिवाइडेड बाई 80 करेंगे तो 26 360 अपॉन 80, मतलब डेसिमल्स में आंसर आएंगे ना इसके, यस सर। यस सर, क्योंकि 4.5। ऑड इंटीजर वाले तो हमने कर लिए, इंटीजर ऑड या इवन आ सकते हैं, तो वो दोनों केसेस हमारे हो गए। अब हम कुछ ऐसे एंगल चाहते हैं जहां पर आंसर डेसिमल्स में आए, तो ये कितना आएगा? 360 अपॉन 80, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.5। 4.5। 4.5, ठीक। और यहीं पर एक दूसरा केस भी ले लेते हैं, कोई और एंगल सजेस्ट करना होगा। ऐसा कोई एंगल सजेस्ट करें जिससे कि 360 में जब उस एंगल को डिवाइड करे तो 30-50 ले लीजिए। 70 ले लेंगे तो कितना आएगा? 70 ले लेंगे, 360 अपॉन 70, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 पॉइंट। यस सर। तो 35 का एंगल ले लो। प्रोसेस के थ्रू बताना। पहले तो आप ये देखो, यहाँ पर 360 अपॉन थीटा, दिस एंगल 80 डिग्री कमिंग एज 4.5 है, और यहाँ पर 360 अपॉन थीटा कमिंग एज, मतलब कि 360 अपॉन 70 5.2 होगा नहीं, 360 अपॉन 70 नहीं, 5 पॉइंट समथिंग, 5.14 के आसपास। 5.14 के आसपास जाएगा। चलिए, तो अब इसमें नंबर ऑफ इमेजेस, तो अगर हम अपने फंडामेंटल मेथड से चले, मतलब फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेंसी हटा देते हैं और प्रोसेस के ऊपर चलते हैं। स्टार्ट द फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट m1, 40, इसका रिफ्लेक्शन m2 में 120 120 m2 का रिफ्लेक्शन m1 में, 120 m2 के पीछे above 180 आ जाएगा। 180 के ऊपर हो जाएगा। तो इसका m1 में रिफ्लेक्शन नहीं दिखाएंगे। यस सर। और दूसरे साइड से सेम ही बनेगा। फिर लास्ट के दोनों एंगल्स प्लस टोटल एंगल बिटवीन मिरर, ये दोनों चेक जरूर करेंगे। है नहीं सर 360 के बराबर। आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन में? 4 इमेजेस। 4 इमेजेस। इमेजेस
वाकई में ये मेथड सही है, फॉर्मूले से कहीं बेटर मेथड है ये। दूसरे केस में जरा बार करके बताओ कितनी इमेजेस बनेगी ये? 6 images बनेंगी। बनाएंगे, बड़ी अच्छी, बड़ा फास्ट। स्टार्ट करें M1 से 35, अगला एंगल बनाएं। 35 का 105 रिफ्लेक्शन जो M2 में होगा, 105 क्या उस 105 का रिफ्लेक्शन M1 में आएगा? Yes, sir, sir. 175 175. 175 आ रहा है तो आएगा। ऐसे ही सीरीज उधर वाले साइड से चालू करो, 35, 105 और फिर 175। आगे बढ़ने से पहले चेक जरूर करेंगे लास्ट के दोनों एंगल, दोनों कॉलम्स के, और प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स। 360 से 360 से डिफरेंट ज्यादा है। उससे 60 ज्यादा से है। बड़ा। यहाँ पर 6 इमेजेस बनेगी। तो क्या फॉर्मूला बन सकता है आपके हिसाब से? क्या फॉर्मूला सजेस्ट करोगे इसके लिए? मेथड ही सही। नहीं, फॉर्मूला अगर फिर भी पूछा जाए तो क्या सजेस्ट पहले करोगे? वाले में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n और दूसरे वाले में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर बन रहा है और इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1 बन रहा है। यस सर, ऐसा बोल मोटा सकते मोटा ये कह दें यार कि जो मोटा मोटा ये कह दें नियरेस्ट ऑड नियरेस्ट इवन इंटीजर यस सर। 4.5 के सबसे नियरेस्ट इवन नंबर वाला इंटीजर और 5.14 के नियरेस्ट इवन नंबर वाला इंटीजर, कह सकते हैं इसको? Yes. यस तो ये फॉर्मूला हो गया। आई मीन कि 360 अपॉन थीटा इफ इट इज n बट n इज फ्रैक्शनल वैल्यू, डेसिमल वैल्यू होगा कोई, और साथ में एक और कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है। ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिक, तब जाके कह सकते हो कि नंबर ऑफ इमेजेस नियरेस्ट इवन इंटीजर। इससे अच्छा है कि हम टेबल ही बना लेंगे। मतलब फॉर्मूला भी याद करें, फॉर्मूले के लिमिटेशंस भी याद करें। एक्चुअली फ्रैक्शंस का कोई डेफिनेट रूल नहीं है। फ्रैक्शंस के टाइम पर हमें ये देखना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है या नहीं है। ठीक है, आंसर बोलो। यस सर। यस Yes, sir. यस सर। यस सर। एक बार जरा ये चेक करना, अगर ये 35 और 35 को बदल दें, बताना क्या आंसर आएगा। इधर 30 कर दो, इधर 40 कर दो, टोटल एंगल उतना ही रहने दीजिए, टोटल एंगल 70 ही है, बट एंगल्स दोनों मिरर से अलग अलग है। मैं नहीं कर रहा, तुम लोग करके बताओ इसमें कितने आंसर आ रहा है आपका। फाइव आ रहा है। Yes, sir. 5. अभी इसके पहले 6 आ रहा था। हाँ 5 सर। 5 आ रहा है। समझ के मतलब बेसिकली इसका कोई फॉर्मूला ये नहीं। गारंटी नहीं दे सकता कि भैया यही फॉर्मूला है इसका। या तो हम सब याद कर लें कि इवन इंटीजर पर ये, ऑड इंटीजर पर ये, फ्रैक्शन के सिमेट्रिकल केस में ये, फ्रैक्शन के नॉन सिमेट्रिकल केस में ये, और फ्रैक्शन में भी प्रॉब्लम है। इसमें भी केसेस होते हैं, फ्रैक्शन का इंटीग्रल पार्ट ऑड आ रहा है कि फ्रैक्शनल का इंटीग्रल पार्ट इवन आ रहा है। जैसे यहां पर अगर करोगे आप 30 एंड 50 पर, यहाँ पे जरा यहाँ देखो, चार आ रहा है। जी अब आइए इसमें हो 4 ही आ जाएगा। रहा है। इसमें सिमेट्री अनसिमेट्री का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके फ्रैक्शन का इंटीग्रल पार्ट इवन है, इसके फ्रैक्शन का इंटीग्रल पार्ट ऑड है। ठीक है, यस यस सर। हाँ, Yes, तो हटाओ sir. इसको, इससे अच्छा बस टेबल बना लीजिएगा।
एक क्वेश्चन है, अगर हम 3 मिरर्स लें और इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में रखें उनको, 3 मिरर्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल इक्विलैटरल फॉर्म में, और सेंट्रॉइड पे ऑब्जेक्ट रखिए, ऑब्जेक्ट एट द सेंट्रॉइड, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी इसकी? 3 मिरर्स इन द फॉर्म ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, नंबर ऑफ इमेजेस। लाइट अपने ही पास की ट्रेस करती रहेगी तो इन्फिनिट नहीं हो जाएगा। हो सकता है, तो इनफाइनाइट भी तो आंसर है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कुछ भी आंसर, इनफाइनाइट 5, 10, 12, 15, 16 कुछ भी हो सकता है। पिछली क्लास में जिन लोगों ने क्लास अटेंड की होगी उनको एक बात याद आई होगी कि हम लोगों ने कहा था कि ऑब्जेक्ट और इमेजेस का जो लोकस होता है इन केसेस में, इंक्लाइंड मिरर्स में, परपेंडिकुलर मिरर्स में, लोकस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एवरी इमेज, सर्कल होता Circle. Circle. सेंटर कहाँ होता है उसका? सर्कल का सेंटर है इंटरसेक्शन ऑफ मिरर्स Intersection of both planes. मिरर्स, और रेडियस ऑफ सर्कल ऑब्जेक्ट और मिरर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। Yes, sir. Yes. तो अगर हम इसको कुछ नाम दें ABC, तो पहले हम कोई 2 मिरर यूज कर लेते हैं। अभी एक मिरर को भूल जाते हैं, इसको भूल जाओ, जस्ट टेक दीज 2 मिरर्स, टेक द 2 मिरर्स AB एंड BC, इंटरसेक्शन इज B, B को सेंटर मान के और लेंथ BO को रेडियस मान के सर्कल बनाएंगे। ये वो सर्कल होगा जिस सर्कल पर AB और BC वाले मिरर्स की सारी इमेजेस आएंगी। और ये कहां कहां पर आएंगी अभी इसको भूल जाओ, टाइमिंग इस पर दिमाग मत लगाइए, इसको थोड़ी देर के लिए एब्सेंट मान लो। ये ऑब्वियस है कि दिस इज 30 डिग्री एंगल एंड दिस इज आल्सो 30 डिग्री एंगल। जो हम टेबल बना रहे थे अब यहाँ डायग्राम बनाएंगे। कंसीडर द फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट AB, कंसीडर फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट AB। फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट AB जब लोगे तो वो AB से 30 डिग्री पीछे एक इमेज बनेगी। Yes. और AB से 30 डिग्री पीछे वाली इमेज लाइन BC के परपेंडिकुलर लाइन पे होगी। Yes. नहीं होगा ये? Yes, sir. Yes, sir. अब I1 का इमेज BC वाले मिरर में बनेगा। सर 90 12 डिग्री का images बनेंगी। 90, हाँ जी, I2 हो गया ये, I2 इमेज वो BC के 90 डिग्री नीचे। अब I2 की इमेज फिर से AB में बनाएंगे। I2 120 डिग्री AB पीछे I2 AB से 150 डिग्री पे है, से 150 तो AB से 150 डिग्री पीछे जाना है। AB से 150 डिग्री पीछे जाएंगे जब, ओबी की लाइन में आ तो पहले किसकी लाइन में आ जाएगा? AB से 150 डिग्री पीछे जा, इधर से 150 चलना है मेरे को। ओबी की लाइन में आ अच्छा, OB के लाइन में आ जाएगा यहाँ पर I3, इसका इमेज फिर BC में बनना है। नहीं बनेगा क्या बनेगा इसका? पॉलिश सरफेस की तरफ तो बने नहीं तब बनेगा, तक अनपॉलिश नहीं बनेगा। तो ये पहला रिफ्लेक्शन हमने AB में लिया था। इसी तरीके से पहला रिफ्लेक्शन अगर हमने BC में लिया होता तीन हो तो ऐसे ही, जैसे इधर 30 है इधर भी 30 पे दिखाएंगे, एक I4 दिखा देते सेम पैटर्न पे। और जैसे इधर आपने इस 30 के बाद हमने BC के परपेंडिकुलर दिखाया था, तो BC के 30 के बाद हम AB के परपेंडिकुलर दिखाएंगे। दिखा सकते हैं ना AB के परपेंडिकुलर। जाए।
यानी इसी I4 के अपोजिट एक इमेज बनेगी I5, और एक इमेज यहीं पर आएगी I6, वो दोनों कोइंसाइड कर जाएगी। टोटल 5 इमेजेस बनी। Yes, sir. आई ये बात समझ में कि नहीं? Yes, Yes. sir. Yes, sir. अब और वो फॉर्मूले से भी 5 आएंगे ना, बिकॉज एंगल बिटवीन द टू मिरर 60 डिग्री है, तो 360 डिवाइडेड बाय 60 इज 6, इवन नंबर आया। तो फॉर्मूला भी कहता है कि 5 इमेज आनी चाहिए। बन तो 6 रही है, बट 2 एक ही जगह बन रही है। ऐसे ही इन दोनों मिरर्स को लो। अब भैया इसके बाद डायग्राम हम ना बना पाएंगे। देखो, हम आज के बाद आपसे जो बात कहेंगे आपको कन्विंस होना पड़ेगा। अगर हम OC को रेडियस माने और एक और सर्किल बनाए, तो तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी कि वो सर्किल O और I4 से पास होता हुआ जाएगा। हाँ सर। ये Yes, मानना sir. पड़ेगा आपको। Yes, sir. और इन दो मिरर से भी एक यहाँ पर इमेज कोइंसाइड कर जाएगी। Yes, sir. और AO वाले केस में अगर आप A को सेंटर मान के सर्किल बनाओगे, तो I1 और यहाँ के किसी एक पॉइंट से जहां पर इमेज बन रही होगी, कुछ इस तरीके के सर्कल्स बनेंगे। तो 5, 5, 5, 15 इमेजेस बनेंगी। लेकिन उन 15 इमेजेस में इन दोनों की एक एक इमेज कोइंसाइड कर गई, इन दोनों की एक एक इमेज कोइंसाइड कर गई, और इन दोनों की एक एक इमेज यहाँ वाली कोइंसाइड कर जाएगी। 12। 12. आंसर इज 12। आंसर 12 होगा। टोटल 12 इमेजेस बनेंगी इसमें, विद एग्जैक्ट लोकेशंस, कहाँ कहाँ पर कौन सी इमेज होगी। ठीक है। Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो सारे केसेस हो गए, पैरेलल इंक्लाइंड मिरर सारे केसेस कवर हो गए। नाउ ये भी बड़ा अजीब सा प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। स्लैब और मिरर का कॉम्बिनेशन अगर लगाया जाए, स्लैब प्लस मिरर, स्लैब प्लस प्लेन मिरर टाइप का कंसेप्ट, कि यहाँ पर कोई प्लेन मिरर हो, उसके सामने कोई ग्लास की स्लैब हो, thickness of glass slab is 3 centimeter and the refractive index of slab is 3/2, और यहाँ कहीं पर एक ऑब्जेक्ट रखा हो। सपोज ये पूरा डिस्टेंस आपका 20 सेंटीमीटर। इसमें इमेज कहाँ पर बनेगी? लोकेशन ऑफ द इमेज दिखा दी है आपको, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर होगी? लोकेशन ऑफ दिस, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ दैट गिवन ऑब्जेक्ट O। 19 सेंटीमीटर पीछे होगी क्या? मिरर से Yes, sir. जो भी आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, वो उसका रेफरेंस भी तो होगा ना, कि वो 19 कहाँ से बता रहे हो आप? मिरर से 19 पीछे की तरफ. मिरर से। क्या रीजन है उसका? सर वो जो स्लैब रखी हुई है उसकी वजह से सर वर्च वो थोड़ा सा शिफ्ट होके जाएगी लाइट. तो अगर ये स्लैब नहीं होता यहाँ पर, तो इमेज कहाँ बनती? 20 स्लैब सेंटीमीटर। नहीं होता, मान लीजिए स्लैब छोड़ दे, 20 बनती 20 कैसे बनती? प्रोसेस भी तो होता है उसका, उसका तरीका भी तो होता है उसके इमेज को बनाने का। हम लोग किस तरह ऑप्टिक्स में इमेज फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम्स बनाते हैं, So ray diagrams की reflected rays को वापस trace करके पीछे तो कैसे होता? वो पूरा अगर वो रे डायग्राम बनाते तो कुछ कैसा ऐसा नहीं बनता। देखिए
एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट से एक, सुनिए सर तो वो ऑब्जेक्ट से एक एक रे लगाते, सेंटीमीटर शिफ्टेड दिखता आगे के, इस वजह से हाँ। वो 90 होता था। देखो तो प्रोसेस समझो पहले, फिर बोलना, जल्दीबाजी ना करिए। अगर हम मैकेनिक्स का फ्री बॉडी डायग्राम और ऑप्टिक्स का रे डायग्राम उतना ही इंपॉर्टेंट है भाई। विदाउट फ्री बॉडी डायग्राम मैकेनिक्स सॉल्व नहीं होती, और विदाउट रे डायग्राम ऑप्टिक्स सॉल्व नहीं होती। तो ये रे अगर स्लैब ना होता बीच में, तो ये रे सेम पाथ पर आगे जाती और वहां से रिफ्लेक्ट होकर के इस तरीके से कहीं वापस जाती, और एक रे नॉर्मल आती, वो नॉर्मल रे बिल्कुल सीधी जाती, वैसे ही वापस आ जाते। और ये दो रिफ्लेक्टेड रेज, जो यहां से रिफ्लेक्शन होता और जो रिफ्लेक्शन यहां से होता, वो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज बिहाइंड द मिरर किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते, जिसको इमेज कहते, और ये आंसर हमारा 20 सेंटीमीटर होता। यही तरीका है रे डायग्राम्स बनाने का। ये सब कुछ तब हो रहा होता जब स्लैब बीच में ना होता, बट एक्चुअली में स्लैब है, और स्लैब्स का काम होता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो स्लैब की प्रेजेंस में रेज किस तरीके से चेंज होंगी वो देखिए। जाने वाली रे, यानी कि जो ये वाली रे जा रही है, इसका एक लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया, और उस लैटरली डिस्प्लेस रे को जब पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, लैटरल डिस्प्लेस रे को बैक साइड पर जब एक्सटेंड करें, तो याद करिए ये शिफ्टिंग का फॉर्मूला था कुछ T इंटू 1 - 1 by me. 1 माइनस, तो उस वाले फॉर्मूले से, जो ग्लास स्लैब के शिफ्टिंग वाला फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले से जब कैलकुलेशंस करेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर आएगा। यस सर। और डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मिरर के ऊपर जो रे इंसिडेंट हुई है और ये वाली रे जो इंसिडेंट होगी, डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे चलते हैं खाली। जो रेज मिरर पर इंसिडेंट हुई है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ है, हम इसी पॉइंट को मिरर के लिए ऑब्जेक्ट मानेंगे, Object. इसको O1 कह दे रहे हैं। O1 पॉइंट विल बी कंसीडर्ड लाइक ऑब्जेक्ट फॉर दिस प्लेन मिरर, जो कि 19 सेंटीमीटर पे है उससे। तो ये मिरर उस रे को रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्टेड रे बैक साइड पर जा करके कहीं पर एक I1 इमेज बनाती, जो 19 सेंटीमीटर पे होती। कहानी अभी खत्म तो हुई नहीं। जो रे रिफ्लेक्ट हुई है वो वापस ग्लास स्लैब को क्रॉस करेगी, Refract करेगी। एक बार फिर लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा उसका, और एक बार फिर लैटरल डिस्प्लेसमेंट की वजह से वो रे थोड़ी सी शिफ्टेड फॉर्म में जाएगी। सो अल्टीमेटली ये हमारी फाइनल रे है, और ये फाइनल रे को जब पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो अनदर पॉइंट आई फाइनल। और याद करिए ग्लास स्लैब के टाइम पर कहा गया था कि किसी भी तरीके की रे ग्लास स्लैब से क्रॉस करे, डाइवर्जिंग हो चाहे कन्वर्जिंग हो, ये जो लीनियर शिफ्टिंग आएगी इसका अमाउंट फिक्स होता है, ये 1 सेंटीमीटर यहां भी आएगा। And so ultimately the final image will be 18 centimeter behind the mirror, not a 19 centimeter. दो बार लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, एक बार मिरर की तरफ जाने वाली रे का और एक बार मिरर से वापस आने वाली रे का। So the final image आंसर होगा हमारा कि image will be 18 centimeter behind this plane mirror. बताएं। लेकिन I1 की एग्जिस्टेंस थोड़ी खत्म हो जाएगी, मतलब सर जो खत्म हो स्लैब जाएगी, हो जाएगी सर। बिल्कुल। I1 की एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है एक्चुअली, मतलब आप एग्जिस्टेंस वर्ड से क्या मतलब मतलब है मैं कि, कह रहा हूँ कि I1 और IF दोनों दिखेंगे ऑब्जेक्ट को मेरे हिसाब से, मतलब सर। देखिए मिरर्स में कौन, मिरर में तो नॉर्मली ऐसे मान लो अगर हम एक पर्सन है, हम अपने आप को मिरर में देख रहे हैं, और ऑब्जर्वर की आई में तो केवल फाइनल वाली रे जा रही है ना, जो बिल्कुल। वापस डिस्प्लेस हो चुकी है। भाई आप एक एज अ पर्सन आप खुद अपनी इमेज मिरर में देख रहे हो ना, सो यू आर द व्यूअर,
व्यूअर तक, ऑब्जर्वर तक जो रे आ रही है वो स्लैब को 2 बार क्रॉस करके आ रही है। हाँ, आप कह दो कि अगर कोई व्यूअर यहां पर है, किसी की आई यहां पर है, तो इसे 290 I1 दिखेगा, इसे I1 दिखेगा। जी सर, अब समझ गए। लेकिन अभी भी नहीं समझ में आया। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये इसलिए नहीं समझ में आता है लोगों को क्योंकि लोग डेफिनेशंस को वेटेज नहीं देते। लिटरली बोल रहा हूँ, डेफिनेशंस को वेटेज देते ही नहीं है। हमारी इमेज की डेफिनेशन क्या है? डे 1 पर कहा गया था कि इमेज की डेफिनेशन होती है कि जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रे प्रोसेस होती है उन प्रोसेस वाली रे का इंटरसेक्शन पॉइंट। और प्रोसेस से क्या मतलब है आपका? इमेज की डेफिनेशन थी इंटरसेक्शन ऑफ द प्रोसेस रे। प्रोसेस रे किसको बोलते हैं? तो यहाँ प्रोसेस का मतलब है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो हमारी सेटअप में जितने रिफ्लेक्शन और जितने रिफ्रैक्शन होने हैं, जब वो सब कुछ हो जाए, फाइनली इसको हम कहेंगे कि ये हमारी प्रोसेस रे है, क्योंकि इसके बाद अब कोई ऑप्टिकल प्रोसेस नहीं होगा। प्रोसेस का मतलब ऑप्टिकल प्रोसेस का मतलब रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो फाइनल प्रोसेस रे ये है, इसका इंटरसेक्शन जहां हो रहा है उसी को हम इमेज का नाम देंगे। ठीक है आंसर? जी जी। Yes. और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो आंसर आया है कि इमेज 18 सेंटीमीटर पीछे है, इस आंसर में स्लैब और मिरर के बीच में जो गैप है, दिस डिस्टेंस, हमारा स्लैब से कितने डिस्टेंस पर है, इन दोनों का कोई रोल नहीं है। मतलब ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में स्लैब की जो लोकेशन है, पोजीशन ऑफ स्लैब बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट एंड मिरर, वो पोजीशन मैटर नहीं करती। बस इतना ही मैटर कर रहा है कि इन दोनों के बीच में स्लैब है। वो मिरर से कितने डिस्टेंस पर है और ऑब्जेक्ट से कितने डिस्टेंस पर है, ये चीज हमारे पूरे कैलकुलेशन में कहीं भी काम नहीं आ रही। और इसी लॉजिक से इवन अगर ये डिस्टेंस 0 हो जाए, मतलब स्लैब और मिरर एक दूसरे के एकदम फिजिकली कांटेक्ट में आ जाए, तो भी यही आंसर होगा। सेम आंसर। और एज ऑब्जेक्टिव रूल क्या हो रहा है यहाँ पर? एज ऑब्जेक्टिव रूल आप ये बोलोगे कि जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसमें स्लैब की जो शिफ्टिंग है उसको 2 बार माइनस करिए। सर मतलब कि ये इसमें एक चीज डाउट है सर। वो तो रहेगा, बताओ। लेंथ ऑफ स्लैब मैटर नहीं करेगी क्या? ये वाली लेंथ यस सर। नहीं, क्यों मैटर करेगी? सर रे उसके जो मिरर से जा रही है उसके ऊपर से अरे भाई निकल साहब, तो आप 0.01 डिग्री वाली रे ले लो ना, वो तो अच्छा जाएगी हाँ स्लैब यस पे। सर, समझ गया। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ थिक मिरर। इनफैक्ट जो हम लोग अपने घरों में मिरर यूज करते हैं वो भी तो मोटा ही होता है ना, पतला ग्लास तो होता नहीं है, कुछ तो मोटाई होती है उसकी। यस सर। तो प्रैक्टिकली कोई भी ग्लास मिरर 0 थिकनेस का नहीं होगा, उसकी कुछ तो थिकनेस होगी। सपोज ये थिकनेस 3 सेंटीमीटर की है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, और यहाँ पर ऑब्जर्वर है, यू आर एज ऑब्जर्वर स्टैंडिंग एट 20 सेंटीमीटर। उस मोटे मिरर में आपको अपनी इमेज कितना पीछे दिख रही होगी? ये डिस्टेंस पूछे कि आप कितना, तो नॉर्मल कंसेप्ट ऑफ मिरर कहता है कि भैया 20 सेंटीमीटर आगे खड़े हैं तो 20 सेंटीमीटर पीछे इमेज आएगी। बट ये मिरर मोटा है, एक्चुअल में इसमें यहाँ पर रिफ्रैक्शन भी होगा।
एयर से यस ग्लास सर, में ये जाओगे तो ऐसा यहाँ लग रहा है कि स्लैब चिपका दिया है एकदम। स्लैब वाला कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं होगी। पहले तो जो रे निकलेगी वो एयर से ग्लास में जाएगी, रिफ्रैक्ट होगी, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन के बाद एक बार फिर रिफ्रैक्शन होगा। बट हम उतने तामझाम में नहीं पढ़ना चाह रहे, हम स्लैब वाला लॉजिक लगाएंगे और हम सीधा सीधा कहेंगे कि ये जो आंसर बनेगा वो 20 - 2 टाइम्स ऑफ दैट शिफ्टिंग वैल्यू, जो स्लैब की शिफ्टिंग का फॉर्मूला होता है, और उस बेस पे हम कह देंगे कि ये आंसर 18 सेंटीमीटर आएगा। मतलब कि थिक मिरर में हम 18 सेंटीमीटर पीछे अपनी इमेज देखेंगे, यानी कि आपके और आपकी इमेज के बीच में जो टोटल डिस्टेंस बनेगा वो हो गया 38 सेंटीमीटर। हम लोग आइडियल मिरर्स पढ़ते हैं, जीरो थिकनेस के मिरर पढ़ते हैं, यानी कि हम एक तरीके से मिरर्स में रिफ्रैक्शन को कंसीडर करते ही नहीं है। हम ये मान लेते हैं कि लाइट सिर्फ रिफ्लेक्ट हो रही है, जबकि आइडियली सोचा जाए तो मिरर ग्लास का बना हुआ है और आप एयर में। पॉइंट क्लियर हुआ ये? Yes, थिक मिरर कंसेप्ट। Yes, sir. yes. जी। और थिक मिरर कंसेप्ट में आपकी बहुत सारी इमेजेस बनती है, एक इमेज नहीं बनती। थिक मिरर्स में आपकी बहुत इमेजेस बनेंगी। कैसे? पार्शियल रिफ्लेक्शन वगैरह होती है। हाँ, कि अगर ये ऑब्जेक्ट है और इससे कोई रे गई तो याद करिए 100% रिफ्रैक्शन तो होता नहीं, यस सर, दोनों ही चीजें। कुछ रिफ्लेक्शन होगा और कुछ रिफ्रैक्शन होगा। तो जो पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा, जिसका परसेंटेज याद करें तो ग्लास के केस में 4% का था, Yes, sir. ये पार्शियल रिफ्लेक्शन वाली रे एक इमेज बना देगी I1, और 96% लाइट जो रिफ्रैक्ट हुई है ग्लास के अंदर, वो यहां पर रिफ्लेक्ट होकर के और फिर रिफ्रैक्ट होगी वो। तो एक और इमेज बनेगी, और ये सिर्फ रिफ्रैक्ट ही नहीं होगी, यहां भी पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा। मतलब ये अनलिमिटेड टाइम चलेंगे ये सब। एक्चुअली इसमें इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। और पूछा जाए कि पहली और दूसरी में से ब्राइटर इमेज कौन सी होगी, तो नोटिस करिए पहली इमेज बन रही है 4% की लाइट से और दूसरी इमेज बन रही है 96% के लाइट से। दूसरी वाली। Second is brighter than first. Second image is more brighter than the first image in case of thick mirror. पहली इमेज ड्यू टू द पार्शियल रिफ्लेक्शन एट दिस सरफेस है, वो बहुत, इसीलिए हमें नॉर्मली मिरर्स में दिखता नहीं है ये। हमें अपनी मल्टीपल इमेजेस मोटे मिरर्स में नहीं दिखती है, क्योंकि ये इमेजेस 4% की लाइट से बन रही है, जो बिल्कुल जीरो एक तरीके से आपको विजिबिलिटी नहीं होगी उसकी। नाउ प्लेन मिरर्स की इमेजेस के बाद सेकंड टाइप ऑफ इमेजेस जो है, सेकंड टाइप ऑफ मिरर विच इज स्फेरिकल। प्लेन मिरर के बाद सेकंड कैटेगरी आती है स्फेरिकल, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। प्रोसीड करने से पहले इन मिरर्स के कुछ टर्म्स होते हैं जो खुद से पढ़ने हैं आपको, लाइक व्हाट इज द पोल ऑफ मिरर, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, ये सब क्लास 10th में पढ़ाया जा चुका है कि मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर का पोल, मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब क्या होते हैं।
फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है। तो जहां तक फोकस और फोकल लेंथ की बात है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसको कुछ इसी तरीके से मेमोरी थोड़ी अपनी क्लास 10th वाली याद करो कि अगर कोई कॉनकेव मिरर है तो ये कहते थे कि वो मिरर किसी स्फीयर का पार्ट होता है, Yes. और Yes. उसका सबसे जो बाहर वाला पॉइंट, सबसे जो ये पॉइंट होता है बाहर निकला हुआ, ये पॉइंट, इसी को पोल बोलते हैं। और Yes, sir. पोल और ये मिरर जिस वर्चुअल स्फीयर का पोर्शन होता है उसका कोई एक सेंटर ऑफ कर्वेचर टाइप की चीज होती है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला करके जब एक लाइन बनाते हैं तो वो लाइन प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस। तो ये सब तो क्लास 10th के हिसाब से आप पढ़ सकते हो कि अपना मतलब पढ़ना क्या, ऑलमोस्ट सभी को याद होता है ये सब। और फोकस की डेफिनेशन भी कुछ इस तरीके से दी गई थी कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई रे आए, अगर कोई इंसिडेंट रे ऐसी हो जो, हाँ, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को क्रॉस करती है, यही पॉइंट मिरर का फोकस कहलाता है। और पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस बनता है Length. वो फोकल लेंथ होती है। और फोकस से जो वर्टिकल प्लेन पास होता है, फोकस से वर्टिकल प्लेन, उसको फोकल प्लेन बोलते हैं। और इस फोकल लेंथ में और मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर्स में आपका कुछ रिलेशन चलता है, एफ और आर का आपस में रिलेशन होता है। और इसको हाँ, याद होगा यार। तो सपोज दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ए है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को हम लोग ज्वाइन करते हैं। एंड सपोज जो रे आई है वो प्रिंसिपल एक्सिस से h हाइट पर है। h इज द हाइट ऑफ द इंसिडेंट रे, और a इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर नॉर्मल लाइन कहलाएगी। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का अगर एंगल थीटा हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल भी उतने ही एंगल पर होंगी। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस है, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। अगर हम ट्रायंगल ACF ले लें, ट्रायंगल ACF, तो पहली बात तो आप ये प्रूफ कर सकते हो कि एंगल ACF इज ऑल्सो थीटा, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। Yes, sir. Yes, sir. थीटा, ये थीटा अल्टरनेट एंगल। पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्स लाइन आ रही है, पैरेलल लाइंस हैं, अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। एंड देन हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं साइन रूल लगा करके, मतलब अगर ये थीटा है तो ऑब्वियसली एंगल AFC विल बी 180 माइनस 2 थीटा। Yes, sir. ये भी होगा। और अगर साइन रूल अप्लाई करें, इस ट्रायंगल में साइन रूल अप्लाई करें, तो साइन ऑफ दिस एंगल विच इज 180 माइनस 2 थीटा, साइन ऑफ दिस एंगल डिवाइडेड बाय इसका अपोजिट साइड विच इज AC रेडियस इक्वल्स टू साइन ऑफ दिस थीटा एंगल और उसके सामने की साइड, साइन ऑफ थीटा और उसके सामने वाली साइड CF, एंड CF इज R माइनस F। तो यहां से निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन F एंड R। एंड
थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन के बाद ये वैल्यू शायद कुछ इस तरीके से आएगी, r इंटू 1 माइनस 1/2 cos थीटा। कंफर्मेशन चाहिए हमें इसका। साइन 180 माइनस 2 थीटा को लिख लेते हैं साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को लिख लेते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस तरह यही आ रहा है। यस यही आ रहा है। Yes. ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है, एग्जैक्ट रिलेशन, बिना किसी अप्रोक्सीमेशन के, बिना किसी कंसिडरेशन के, दैट फोकल लेंथ और रेडियस का रिलेशन जो है वो ये है। और इन टर्म्स ऑफ द हाइट h, इन टर्म्स ऑफ दिस हाइट h, ये जो थीटा है, अगर यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, एक राइट एंगल बनेगा। ये लेंथ आपका r है, ये हाइट h है, h r, ये लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी। और कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू ये लेंथ हो जाएगी रूट r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। एंड कॉस ऑफ थीटा Root r square minus h square upon r. तो ये ऊपर r का टर्म आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ हाइट चाहते होगा, और नीचे आएगा 2 रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो ये एक्चुअल रिलेशन है बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस। एंड दैट मीन्स कि मिरर की फोकल लेंथ दो चीजों पे डिपेंडेंट होती है, मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, और साथ में इस पर भी डिपेंड करती है कि जो रे है, जिस रे का फोकस करना चाहते हैं, जिस रे को प्रिंसिपल एक्सिस पर फोकस करना है मुझे, वो रे प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी हाइट पर है। यानी डिफरेंट हाइट की रेज डिफरेंट पॉइंट्स पर फोकस करेंगी, सेम पॉइंट फोकस पर नहीं आता। सारी रेज एक पॉइंट पर फोकस नहीं कर सकती। अगर आप एक स्पेशल केस ले लो, एजम्पशन ले लो कि जो हाइट ऑफ इंसिडेंट रे है इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये अप्रोक्सीमेशन कहलाता है पैरा एक्सियल अप्रोक्सीमेशन। दो तरीके की रेज मानी गई है, पैरा एक्सियल और मार्जिनल। मार्जिनल रेज, जहां पर ये मार्जिन कंसिडरेबल है, वो मार्जिनल रेज है। और ये मार्जिन यानी कि गैप अगर कंसिडरेबल नहीं है, दे आर कॉल्ड पैरा एक्सियल रेज। और इस एजम्पशन पर फोकल लेंथ की जो वैल्यू बनेगी r/2 की इक्वल है। टेंडिंग टू r/2 हो जाएगा। So for para-axial rays, focal length is r/2, but for other rays, it depends upon the height h also. और पैरा एक्सल रे को ये भी बोलते हैं, पैरा एक्सल रे का मतलब ये हुआ कि दिस रे इज वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रे इज वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। और मिरर्स में एक और टर्म होता है, अगर किसी को याद हो, ये जो मिरर्स होती हैं, इसमें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यहाँ पर जो सर्किल बनता है, जिसको प्रोजेक्टेड एरिया बोलते हो आप लोग, मिरर की कर्व सरफेस का प्रोजेक्टेड एरिया, बट उसको ऑप्टिक्स की लैंग्वेज में कुछ और नाम दिया गया, उसको अपर्चर ऑफ मिरर बोलते हो। अपर्चर ऑफ मिरर which is actually the projected area of this curved surface. Now imagine करिए, if the mirror has a negligible aperture, this aperture is very small. क्या ये इनडायरेक्टली यही बात नहीं होगी कि रे और प्रिंसिपल एक्सिस काफी क्लोज है? यस
स्मॉल अपर्चर का मतलब ये हुआ कि कर्वेचर काफी छोटा है, बहुत छोटा सा मिरर है। जब मिरर ही छोटा होगा, मिरर का साइज ही छोटा होगा, तो जो भी रे आएगी वो ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज आएगी। तो ये लिखो, या फिर ये कहा जाए कि स्मॉल अपर्चर, इन दोनों ही कंडीशंस में हम बोलेंगे फोकल लेंथ r/2, और बाय डिफॉल्ट हम इसी को कंसीडर करते हैं। मतलब कि अगर हमारे न्यूमेरिकल्स में कुछ मेंशन ना किया जाए तो बाय डिफॉल्ट हम ये मान लेते हैं कि हमें पैरा एक्सेल रे और स्मॉल अपर्चर पे ही सॉल्व करना है। और मिरर्स की फोकल लेंथ का हाइट पे जो डिपेंडेंसी बन रही है प्रॉपर डेरिवेशन करने के बाद, उसमें एक और बात समझ में आती है। इसे डेरिवेशन से एक और बात समझ में आ रही है कि एक पर्टिकुलर हाइट ऐसी होगी जहां पर फोकल लेंथ 0 भी आएगी। एच की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू जरूर मिलेगी आपको, कोई ना कोई एच की ऐसी वैल्यू जरूर आएगी जहां पर ये पूरा टर्म 0 आ जाए। बता पाएंगे कितना होगा वो एच? कितनी हाइट पर रे जानी चाहिए जिससे कि ये पूरा फोकल लेंथ हमारा 0 आ जाए? सर √3/2 और हाँ जी, √3r/2 is that height for which the focal length is 0, and focal length is 0 means 0 focal length का मतलब focal length is the separation between the focus and pole. So 0 focal length का मतलब focus and pole coincide कर गए। यानी कि ऐसे मिरर्स में ये कहानी बनेगी। अगर कोई रे कमिंग एट ए हाइट ऑफ r√3/2, अगर इतनी हाइट पर कोई रे आ रही है जिसकी फोकल लेंथ 0 हो रही है, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद वो पोल पे जाएगी। जहां से उसका एक और रिफ्लेक्शन होगा। ऐसी रे पोल पर जाएगी, पोल से एक और रिफ्लेक्शन होगा बिल्कुल सिमेट्रिकल तरीके से, फिर एक तीसरा रिफ्लेक्शन भी होगा इसका, और ये रे वापस लौट जाएगी पैरेलल टू द इंसिडेंट। मतलब ये मिरर 180 डिग्री का डेविएशन करके रे को वापस भेज देगा। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर रे के लिए होगा, और ये सिर्फ उसी पर्टिकुलर रे के लिए होगा जिसकी हाइट r√3/2 होगी। ना क्वेश्चन उठता है कि उन रेस का क्या होगा जो इससे भी ज्यादा हाइट पर आएंगी। जो रेज इससे भी ज्यादा हाइट पर आएंगी उनका क्या होगा? उनका दूसरा रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होएगा। हाँ, नहीं दूसरा नहीं, पहली बात तो आप इस फॉर्मूले से सोचिए ना, अ रे फॉर विच h इज मोर देन r√3/2, h इक्वल्स टू r√3/2 पर ये टर्म 0 आ रहा था फोकल लेंथ। अगर आप नोटिस करोगे h इक्वल्स टू r ले लो आप, h इक्वल्स टू r, वो तो इनफाइनाइट आ जाएगा। यस यस एक्चुअली h इक्वल्स टू r हो नहीं सकता, वो गलत हो गया, क्योंकि h इक्वल्स टू r इसलिए भी हो सकता है कि टेंजेंशियल नहीं हो जाएगा। हाँ स्फीयर टेंजेंशियल के होगी, टेंजेंशियली जाएगा। तो r से कुछ कम, r√3/2 से ज्यादा लेकिन r से कुछ कम, कुछ इस टाइप की रे लेंगे तो फिलहाल उसका फोकस पोल के राइट साइड आएगा। मतलब वो रेज पोल के राइट साइड पर फोकस करेंगे, जिसका मतलब ये होगा
कि वो रिफ्लेक्शन जब करेंगी तो रिफ्लेक्शन, जैसे ये वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद पोल पे गिरी, ये रेज रिफ्लेक्शन के बाद पोल पर नहीं जाएंगी, इनको अलग डायग्राम में दिखाना पड़ेगा हमें। एक काम करिए, डायग्राम ही दूसरा बना देते हैं। ऐसी कोई भी रे जिसकी हाइट मोर देन r√3/2 है, उसका रिफ्लेक्शन होगा, बट वो पोल के पहले ही मिरर को स्ट्राइक कर जाएगी। जहां उसका एक और रिफ्लेक्शन होगा, और ये सारे रिफ्लेक्शन सेम एंगल पर होंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मिरर से और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को जब मिलाओगे आप, तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर लाइट आएगी थीटा पर, उसी एंगल पर लाइट को रिफ्लेक्ट भी होना है। सेकंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर सेंटर से अगर हम नॉर्मल लाइन बनाएंगे और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यहां थीटा बनेगा, तो ये प्रूफ कर सकते हो कि ये एंगल पे थीटा बनेगा। उसी थीटा एंगल पर फिर रिफ्लेक्शन होगा। थर्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल, अगेन थीटा, और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि लाइट वापस परपेंडिकुलरली नहीं चली जाती, मतलब पैरेलल वापस नहीं जाती। बट नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस का कोई आइडिया नहीं है कितने रिफ्लेक्शंस होंगे यहाँ पर। r√3/2 पर 1, 2, 3 रिफ्लेक्शंस है। इसमें नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन 3 से कुछ ज्यादा होंगे। वो डायग्राम में मेरे 3 दिख रहे हैं, बट एक्चुअली 3 से ज्यादा रिफ्लेक्शंस होंगे। और वो पूरा एक पॉलीगन प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, क्योंकि ये जो लेंथ बनेगी ना, एक रिफ्लेक्शन और अगले रिफ्लेक्शन के बीच की जो लेंथ है, जिसको सर्किल की कॉर्ड लेंथ कह सकते हो, ये कॉर्ड लेंथ, ये कॉर्ड लेंथ, ये सब बराबर साइज के कॉर्ड लेंथ बनेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। मतलब अगर हम ये इसको कुछ वापस अलग जा भी पाएगी या फिर नहीं जाएगी? हंड जाएगी, गारंटेड जाएगी, पक्का जाएगी, सिमेट्री मिले बनेगी इसकी। जो लाइट आएगी वो एक पॉलीगन के साइड की तरीके से ऐसे बनेगी, फिर एक और पॉलीगन का साइड बनेगा, फिर एक और पॉलीगन की साइड बनेगी, एक और पॉलीगन साइड बनेगी, और फाइनली लौटेगी। ट्राई करते हैं एक और फ्रेश डायग्राम के थ्रू समझाने के लिए। डायग्राम तब सही बनेगा जब हम थोड़े बड़े स्केल का डायग्राम बनाएं। कुछ ऐसा, लाइट आई, यहां रिफ्लेक्ट हुई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, 2 रिफ्लेक्शंस, फिर रिफ्लेक्ट हुई, 3 रिफ्लेक्शंस, फिर रिफ्लेक्ट हुई, 4 रिफ्लेक्शंस, फिर एक और रिफ्लेक्शन, इस तरीके से, और फाइनली लौटेगी तो पैरेलल। इसकी तो गारंटी ले सकते हैं। और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और जो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है फाइनल, ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे आएंगे। जिस हाइट पर ये रे जाएगी उसी हाइट से वापस पीछे भी जाएगी, सिमेट्री इन्वॉल्व है। और सेंटर से ये पॉइंट, सेंटर से इस पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन का, सेंटर से इस पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन का, सेंटर से ये वाले पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब सेम एंगल वाले हैं। अब इसके आगे नहीं जाएंगे, बिल्कुल रेगुलर पॉलीगन की बहुत अजीब सी प्रॉपर्टीज दिखानी पड़ेगी हमें। प्रोडक्टर से किया तो जा रहा है वापस। अरे भैया तुम कहीं से भी करो, जाएगा।
तो एडवांस लेवल्स में ये पूछे जा सकते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस, कैलकुलेट दिस साइड लेंथ, प्रॉपर्टी ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। और R√3/2 स्पेशल केस है जहां फोकल लेंथ 0 आई, उसमें 3 रिफ्लेक्शंस होने। इसके बाद जो पैरा एक्सेल रेज, इस लाइन का एक और मतलब है, अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के काफी क्लोज हैं, बहुत ज्यादा क्लोज है प्रिंसिपल एक्सिस के, अब डायग्राम में तो उतना क्लोज नहीं दिखा पाएंगे, बट आपको मानना पड़ेगा कि दिस रे इज वेरी वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये वाला केस आ रहा है। वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसकी फोकस आप दिखाओगे R/2 पर, इसका फोकस पोल से R/2 दिखा दीजिए। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की रेज होंगी इसके, जैसे जैसे ऊपर की रेज होंगी, आप खुद सोचिए, खुद देखो, वो रे जिसकी हाइट h बराबर √3R/2 थी, उसका फोकस पोल पर था। तो आपको क्या लग रहा है इसके हिसाब से, हाइट बढ़ने पर फोकस जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ शिफ्ट कर रहा है या पोल की तरफ जा रहा है? पोल की तरफ। पोल की तरफ। जितनी ज्यादा हाइट, फोकस पोल के उतना नजदीक जाएगा, और जितनी कम हाइट होगी, फोकस पोल से उतना ज्यादा डिस्टेंस पे आएगा। वो यहां से भी क्लियर हो सकता है फॉर्मूले से भी। मतलब स्फेरिकल मिरर्स डू नॉट हैव अ यूनिक फोकस, और इसीलिए मैथमेटिक्स में हम स्फीयर की फोकस नहीं बताते, सर्किल का फोकस नहीं डिफाइन करते, पैराबोला का फोकस डिफाइन करते हैं, एलिप्स का फोकस डिफाइन करते हैं, हाइपरबोला की फोकस डिफाइन करते हैं, सर्किल का फोकस आज तक डिफाइन नहीं हुआ, बिकॉज सर्किल का फोकस होता ही नहीं, सिंगल फोकस ही नहीं उसका कोई। यही मिरर्स अगर पैराबोलिक फॉर्म के होते, स्फेरिकल की बजाय अगर यही मिरर पैराबोला के फॉर्म में होता, फॉर एग्जांपल, अब मुझे मैथ्स के हिसाब से तो नहीं पता कि इस कर्व को क्या कहेंगे, जैसे अगर ये x है, ये y है, और सपोज ये पैराबोलिक फॉर्म है, ये y² = 4ax है, या फिर x² = 4ay है, y square equals to -4 -4 है। वो भी है। तो मान लीजिए y² बराबर -16x, कुछ इस तरीके से है, ये -4ax है, पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर्स में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। पैराबोलिक मिरर्स में आप किसी भी हाइट पर रे को इंसिडेंट कराओ, सबका यूनिक फोकस पॉइंट आता है, और वो फोकस वही आएगा जो पैराबोला का फोकस पॉइंट आप पढ़ते हो, मेरे ख्याल से -a,0 होता है शायद, द फोकस ऑफ दिस पैराबोला। yes इसमें फोकस हाइट के इंडिपेंडेंट होते हैं, और इसीलिए कॉमर्शियल यूज में हम पैराबोलिक मिरर्स लगाते हैं। कॉमर्शियल यूज में कभी भी स्फेरिकल मिरर्स यूज नहीं किए जाते। और फोकल लेंथ का ये डिफरेंस आना एक तरीके का इमेज में डिफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इमेज प्रॉपर नहीं बनती है, ब्लर बनती है, और इस डिफेक्ट को स्फेरिकल एब्रिएशन के नाम से जानते हैं। स्फेरिकल एब्रिएशन, बिकॉज डिफरेंट फोकस की वजह से इमेज जो होगी वो शार्पनेस नहीं होगी, उसके अंदर ब्लर होगी। This error or defect in the image formation called as spherical aberration, which arises due to curvature of mirror. स्फीयर होने की वजह से ये हो रहा है। पैराबोलिक मिरर होता है, इलिप्टिकल मिरर होता है, हाइपरबोलिक मिरर होता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। सर एक बार डेफिनेशन रिपीट कर दीजिए इसका। स्फेरिकल एब्रिएशन इज क्या बोले इसको, इज डिफेक्ट इन द इमेज फॉर्मेशन
is a defect in the image formation due to spherical curvature of mirror. Due to spherical curvature of mirror. और इसके आगे चाहो तो एक लाइन और ऐड कर सकते हो कि एक्चुअली स्फेरिकल कर्वेचर से उसको नुकसान क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रही है स्फेरिकल स्फीयर होने से, तो फर्दर ये ऐड कर सकते हो स्फेरिकल कर्वेचर से, spherical curvatures have different focus for different incident rays. देन पूछा जाता है कि अगर कोई कॉनकेव मिरर की फोकस ग्रीन कलर के लिए, ग्रीन कलर की लाइट के लिए कॉनकेव मिरर की फोकस या कॉन्वेक्स मिरर की फोकस 10 सेंटीमीटर, तो रेड कलर की लाइट के लिए उस मिरर की क्या फोकस होगी, मतलब फोकल लेंथ का इंसिडेंट रे के कलर यानी कि वेवलेंथ से क्या रिलेशन। तो स्फेरिकल मिरर्स की फोकल लेंथ एक ज्योमेट्रिकल पैरामीटर है, जो अभी हमने डेरिवेशन किया था, उस डेरिवेशन में रेडियस इन्वॉल्व था, हाइट इन्वॉल्व था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वॉल्व नहीं था, वेवलेंथ इन्वॉल्व नहीं था, फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं था। तो एक मिरर की फोकल लेंथ सभी तरीके की रे के लिए एक जैसी होगी। मिरर की फोकल लेंथ एयर में और मिरर की फोकल लेंथ वाटर में या मिरर की फोकल लेंथ किसी और मीडियम में सब जगह एक जैसी होगी। मिरर की फोकल लेंथ मीडियम के इंडिपेंडेंट है, मिरर की फोकल लेंथ इंसिडेंट रे के वेवलेंथ के इंडिपेंडेंट है, इंसिडेंट रे की फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट है, तो प्योरली ज्योमेट्रिकल पैरामीटर। मिरर की फोकल लेंथ अगर आपको बदलनी है तो सिर्फ एक ही तरीका है, उस मिरर का कर्वेचर बदला जाए। इवन अगर हम कहें कि हमारे पास कोई एक मिरर है, इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और किसी वजह से ये मिरर टूट जाता है और मिरर टूट करके दो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो गया, तो ये छोटे छोटे पीसेस जो बनेंगे इनके फोकल लेंथ क्या होंगे? सेम रहेंगे, क्योंकि ज्योमेट्रिकल पैरामीटर है ये। टूटने के बाद भी ये टुकड़ा जो होगा, ये टुकड़ा उसी स्फीयर का पार्ट है जिस स्फीयर का ये था। तो ये इडली सांभर खाते हैं, तो इडली का शेप अगर आप देखो तो इडली एक तरीके से लेंस जैसा होता है, उसको दो पीसेस में डिवाइड कर देंगे तब भी वो हाफ पार्ट ऑफ इडली बेसिकली उसी कर्वेचर रेडियस का होगा जिस कर्वेचर रेडियस का कंप्लीट पार्ट था। तो मतलब कुल मिलाकर के मिरर की फोकल लेंथ को बदलने का कोई तरीका नहीं है, ओनली व्हेन जब आप मिरर ही बदल दो, वो लास्ट ऑप्शन है कि मिरर बदल दीजिए तो होगा, और कुछ भी और कुछ करने से नहीं होगा। वेवलेंथ बदलने से चेंज नहीं होगा, मीडियम बदलने से चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ भी करते रहिए, फोकल लेंथ नहीं बदलेगी इसकी। और आगे बढ़ने से पहले ऑप्टिक्स का एक जनरल साइन कन्वेंशन भी है, फोकल लेंथ कब पॉजिटिव लेती है, कब नेगेटिव लेते हैं, कब हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, कब डाइवर्जिंग मिरर्स बोलते हैं, तो वहां पर एक प्रॉपर साइन कन्वेंशन है, और ये साइन कन्वेंशन मिरर्स के लिए भी है और लेंसेज के लिए भी है। कुछ ऐसा है, सबसे पहले जो डायरेक्शन आपकी इंसिडेंट रे की होगी, जो भी डायरेक्शन है इंसिडेंट रे का वो हमेशा पॉजिटिव साइड, दैट इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन।
मतलब कि अगर हमने मिरर ऐसे रखा है, मतलब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का साइन कन्वेंशन नहीं है। ऑप्टिक्स का साइन कन्वेंशन कार्टेशियन सिस्टम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है उससे अलग होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहती है कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो दिस इज पॉजिटिव साइड एंड दिस इज नेगेटिव साइड। ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें क्या है कि अगर मिरर ऐसे है और रे अगर इस तरीके से जा रही है तो राइट साइड इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड इज नेगेटिव। बट यही मिरर पलट करके रख दो आप और रे इस तरफ से भेजी जाए, दूसरी साइड से रे को भेजा जाए, तो जिधर रे जाएगी, नाउ दिस साइड इज पॉजिटिव एंड दिस साइड इज नेगेटिव। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तो अलग हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से राइट वाली साइड प्लस होती है, लेफ्ट वाली साइड नेगेटिव होती है, बट इसमें राइट साइड प्लस भी हो सकता है और राइट साइड माइनस भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ रे, ओरिएंटेशन ऑफ मिरर। और ये रे कौन सी देखनी होती है, तो ये रे देखनी होगी आपको इंसिडेंट वाली, रिफ्लेक्शन से पहले वाली रे या रिफ्रैक्शन से पहले वाली रे। और एक ही डिवाइस में मल्टीपल साइन कन्वेंशन हो सकते हैं, मतलब एक ही न्यूमेरिकल में कई सारे साइन कन्वेंशन लगाए जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक लेंस यूज करें और उसके सामने रख दे मिरर और हमने यहां से कोई रे भेजी, तो जब पहली बार रे गई तो इस लेंस के लिए राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड नेगेटिव है, बट यही रे मिरर पर जा करके और मिरर से जब वापस आएगी और फिर ये इस लेंस को क्रॉस करेगी, राइट नेगेटिव है, लेफ्ट पॉजिटिव। तो लेफ्ट इज पॉजिटिव एंड राइट इज नेगेटिव। अगर ये वाला रे है तो इधर प्लस और इधर माइनस है, और ये वाला रे डायग्राम है तो ये प्लस ये माइनस, वो डिपेंड करता है रे डायग्राम्स के ऊपर। क्योंकि पहले ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, पलट करके जब वापस आया तो ये इंसिडेंस हो गया, ये रिफ्रैक्शन हो गया। तो एक ही डिवाइस का प्लस माइनस एक ही न्यूमेरिकल में चेंज हो सकता है। ये है ऑप्टिक्स का प्लस माइनस का साइन कन्वेंशन। कॉमन साइन कन्वेंशन फॉर मिरर फॉर लेंसेज, हर जगह यही साइन कन्वेंशन चलेगा। और एक दूसरा साइन कन्वेंशन भी है जो बेसिकली मैग्निफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, और वो साइन कन्वेंशन ये कहता है कि जितनी भी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, जितनी डिस्टेंस, मतलब अगर मिरर की ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसके ऊपर की कोई भी डिस्टेंस पॉजिटिव मानी जाएगी और इसके नीचे की कोई भी डिस्टेंस नेगेटिव होगी। डिस्टेंसेस above the axis positive and distance below the axis negative. Again, a common rule for mirror and lens, a common rule. और इसमें डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे का कोई काम नहीं है। रे लेफ्ट से राइट जा रही हो, राइट से लेफ्ट आ रही हो, किसी भी डायरेक्शन में रे जा रही हो, ऊपर पॉजिटिव डिस्टेंस, नीचे नेगेटिव डिस्टेंस। दो ये साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है मिरर के न्यूमेरिकल्स में, लेंसेज के न्यूमेरिकल में। और अब इस बेसिस पर अगर पूछा जाए कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है अकॉर्डिंग टू दिस साइन कन्वेंशन, तो कॉनकेव मिरर को ऐसे रख सकते हैं और कॉनकेव मिरर को ऐसे भी रख सकते हैं। कॉनकेव मिरर का मतलब पॉलिश उसके बाहर वाली साइड पर है, ये भी कॉनकेव है।
तो अगर ऐसे मिरर रखेंगे तो रे इस तरफ जाएगी, अगर उस तरीके से मिरर रखा होगा तो रे इधर से आएगी, क्योंकि ये इलॉजिकल है कि पॉलिश वाली साइड पर रे गिराओ। इधर से रे डालने का कोई लॉजिक नहीं बनता, इधर इधर मिरर के ऊपर अब बताएं, दोनों ही कंडीशंस में इसका फोकस यहाँ पर है और इसमें फोकस यहाँ है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट इधर ही जाएगी। जिधर रे जा रही है मिरर के इधर पॉजिटिव साइड है और इधर नेगेटिव साइड है, विच मींस फोकस फॉल्स ऑन द नेगेटिव साइड, तो हम कहेंगे फोकल लेंथ नेगेटिव साइन का है। और जब रे इधर से जाएगी तो ये प्लस ये माइनस, अगेन द फोकस इज इन द नेगेटिव पोर्शन, फोकल लेंथ नेगेटिव, यानी फोकल लेंथ का साइन रे के इंसिडेंट करने की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, वो मिरर के नेचर पे डिपेंडेंट है। अगर मिरर कॉनकेव है तो चाहे जैसी मर्जी रे डालो आप, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव बोलेंगे उसको, ऑलवेज नेगेटिव फोकल लेंथ। और कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर्स भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग या कॉनकेव मिरर दोनों इसी के नाम है। फोकल लेंथ विल ऑलवेज बी नेगेटिव वैल्यू, इररिस्पेक्टिव की रे लेफ्ट से राइट जा रही है कि राइट से लेफ्ट आ रही है। और वहीं अगर कॉन्वेक्स मिरर होंगे, जितने भी हमारे कॉन्वेक्स मिरर्स होंगे जिसमें पॉलिश अंदर की साइड है, ऐसे रख सकते हैं या फिर इस तरीके से रख सकते हो, इंटरनल साइड उसकी पॉलिश की गई है, अंदर वाली साइड। तो फर्स्ट केस में अगर हम रे इधर से भेज रहे हैं तो क्योंकि रिफ्लेक्शन इसका ऐसे होता है, फोकस इसका इधर की तरफ आएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद ये रे इधर जाती है, डाइवर्स होती है यहाँ पर रे कॉन्वेक्स मिरर्स में। और अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, ये अगर रे का डायरेक्शन है तो ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, फोकस फॉल्स ऑन द पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव फोकल लेंथ। रे अगर इधर से जा रही है तो भी ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे एक्सटेंड करेंगे, ये फोकस कहलाएगा। बट रे का डायरेक्शन इधर है तो ये प्लस है, ये माइनस है, फोकस अगेन पॉजिटिव साइड पर, फोकल लेंथ पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर्स की पॉजिटिव फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर्स की नेगेटिव फोकल लेंथ। रे की डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। कॉनकेव मिरर मतलब कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर मतलब कि डाइवर्जिंग मिरर। यहाँ तक क्लियर है साइन कन्वेंशन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कोई कंफ्यूजन इस न्यूमेरिकल के टाइम पर नहीं होना चाहिए कि भाई रे का डायरेक्शन पलट गया है तो फोकल लेंथ का साइन क्यों नहीं पलटे, हमने नहीं पलटेंगे। कॉनकेव मिरर है तो अपनी पूरी जिंदगी में वो नेगेटिव फोकल लेंथ रहेगा, कॉन्वेक्स है तो पूरी लाइफ वो पॉजिटिव फोकल लेंथ का रहेगा, रे का डायरेक्शन कोई भी हो। और इस मामले में लेंस थोड़ा अलग तरीके से काम करेंगे, तो लेंस जब आएंगे तब उनकी बात तब की जाएगी, अभी फिलहाल मिरर्स की बात हो रही है। फोकल लेंथ के बाद मिरर्स में एक और रिलेशन आता है जिसको बोलते हो आप यूवी रिलेशन। मिरर्स का यूवी रिलेशन। अब यूवी रिलेशन कौन सा रिलेशन होता है, यू क्या होता है, वी क्या होता है? तो इन अ जनरल वे यू मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। मिरर का मतलब उसकी पोल से, फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर, एंड दिस वी मीन्स डिस्टेंस ऑफ image point from the pole of mirror.
तो इसको अगेन विदाउट डेरिवेशन कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड में भी शायद मिरर का डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में, और एक डेरिवेशन जो इसका था वो क्लास 10th में था। तो इसको हम डायरेक्टली कॉपी कर दे रहे हैं। इट इज 1/v प्लस 1/u इज 1 फोकल लेंथ f। ये एक रिलेशन है फॉर मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स के लिए ये रिलेशन है, बट ये रिलेशन डिराइव होता है पैरा एक्सल रे को मान करके। और क्योंकि ये पैरा एक्सल रे के लिए वैलिड है, तो पैरा एक्सल रे के टाइम पर हम फोकल लेंथ को r/2 भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज। और साथ में एक और फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। क्योंकि मैग्निफिकेशन भी आगे चल करके दो बताई जाएगी, एक लीनियर और एक बताया जाएगा एंगुलर। इट इज जस्ट लाइक मोमेंटम, लीनियर एंगुलर। तो लीनियर मैग्निफिकेशन प्लस एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन कैमरा के लिए होता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए होता है, वो टेलीस्कोप के लिए, माइक्रोस्कोप के लिए। जो जूम इन जूम आउट फैक्टर्स होते हैं वो हमारे एंगुलर मैग्निफिकेशन। और लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज कंपेयर किया जा रहा है। और एक ऑब्जेक्ट को मिरर की एक्सिस पर रखने के दो पॉसिबल तरीके हैं। अगर मिरर है और उसकी एक्सिस हो, तो एक तरीका एक्सिस के परपेंडिकुलरली ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू एक्सिस, दिस इज द वन वे। सेकंड वे, द ऑब्जेक्ट कैन बी पैरेलल टू द एक्सिस, second way. When the object is perpendicular to the axis, object of some height ho is perpendicular to axis, इसको नाम देते हैं ट्रांसवर्स ऑब्जेक्ट। ट्रांसवर्स ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट जिसकी ओरिएंटेशन प्रिंसिपल एक्सिस के 90 डिग्री पर हो। और ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका ओरिएंटेशन प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है वो कहलाएगा हमारे लिए लॉन्गिट्यूडिनल ऑब्जेक्ट। तो जितने ट्रांसवर्स ऑब्जेक्ट्स होंगे, मतलब ऐसे इन दो के बीच में भी एक केस बन सकता है दैट ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सिस के साथ किसी एंगल पर रखा गया हो। तो जितने ट्रांसवर्स ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर उन ऑब्जेक्ट्स में कुछ साइज होगा, कुछ हाइट होगी, तो उनकी इमेजेस में भी कुछ साइज बनेगी। और उस केस में, ट्रांसवर्स वाले केसेस में, फॉर ट्रांसवर्स ऑब्जेक्ट ये कहा जाता है कि जो साइज ऑफ इमेज बनेगी एंड डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को मैग्निफिकेशन बोला गया। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, MT, T फॉर ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन डिफाइंड एज द साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसका भी फॉर्मूला होता है -v/u। ये दो विदाउट डेरिवेशन रिजल्ट्स याद करने हैं। और ऐसे ही फॉर्मूले लेंसेज में होते हैं, थोड़े से करेक्शंस हो जाते हैं वहां पर। सिर्फ फॉर्मूले बता रहे हैं अभी, तो अभी फॉर्मूले समझने हैं। लॉन्गिट्यूडनल के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है,
लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जेक्ट का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसको न्यूमेरिकल्स में हमें डिराइव करना पड़ता है। ट्रांसवर्स ऑब्जेक्ट्स के फॉर्मूले होते हैं। ट्रांसवर्स ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, यानी कि मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस अगर हम कोऑर्डिनेट के हिसाब से एक्स एक्सिस मान लें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्स एक्सिस मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस हो, तो वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग या फिर वाई जेड प्लेन में किसी भी लाइन के अलोंग अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे, वो हमारे लिए ट्रांसवर्स ऑब्जेक्ट होगा। और उस ऑब्जेक्ट की इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज इसी फॉर्मूले से कंपेयर होंगे। और एक और पॉइंट जो बड़ा डिस्टर्ब करता है, नेचर ऑफ इमेज, रियल या वर्चुअल। न्यूमेरिकल्स में कई बार पूछते हैं कि जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी। तो ये कैसे मालूम करते हैं कि इमेज रियल होती है कि वर्चुअल होती है, उसका क्या तरीका होता है? तो मिरर्स के केस में बड़ा आसान है इसको याद करना। मिरर के केस में बड़ा ही सिंपल है इसको याद करना, क्योंकि मिरर्स एक ऐसी चीज है जो हम अपनी डेली लाइफ में रोज सुबह यूज करते हैं। रोज सुबह, दोपहर, शाम को जब भी आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो डेली ये यूज होता है। और उस टाइम पर अपनी कौन सी इमेज देख रहे होते हैं आप मिरर्स में? वर्चुअल। मिरर में वर्चुअल ही है, क्योंकि मिरर के पीछे जो आप अपने आप को देख रहे हो, मिरर के पीछे एक्चुअल में तो कोई है नहीं, यस सर। तो वर्चुअल ही हुआ, क्योंकि आपको लग रहा है कि मिरर के पीछे मैं ही खड़ा हूँ या मैं ही खड़ी हूँ, जबकि मिरर के पीछे कुछ नहीं है। तो मिरर्स में वर्चुअल इमेजेस बन रही है, लेकिन कब बन रही है? जब आप मिरर के सामने हो और आपकी इमेज मिरर के पीछे हो, यानी कि जब ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर के अपोजिट साइड पर होंगे। वर्चुअल इमेज बनेगी वो। खुद से याद करिए ना, खुद का एग्जांपल लेके देखो अपने आप को। हम लोग मिरर के सामने अपनी वर्चुअल इमेज देखते हैं, और हम मिरर के सामने होते हैं, हमारी इमेज मिरर के पीछे होती है, अपोजिट साइड्स पर है। और अगर हम मिरर के अपोजिट साइड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर u नेगेटिव है तो फिर v पॉजिटिव है, और अगर u पॉजिटिव है तो फिर v नेगेटिव है। यानी कि अगर u और v के अपोजिट साइन आ रहे हैं आपके, u और v के अपोजिट साइन आ रहे हैं, तो फिजिकल मतलब यही हुआ। u और v के अपोजिट साइन आने का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर के अपोजिट साइड्स पर। दिस इज एग्जांपल ऑफ वर्चुअल। मींस अगर v आपका पॉजिटिव है, क्या मतलब हुआ v पॉजिटिव आने का? अगर साइन कन्वेंशन को अच्छे से समझाओ तो v पॉजिटिव का मतलब बताएं, v इज कमिंग पॉजिटिव। अब पॉजिटिव डायरेक्शन है कौन सी? सर पीछे Direction of वाली, incident. पॉलिश्ड वाली। मिरर के केस में पॉजिटिव साइड हमेशा पॉलिश वाली साइड पर होगी, यस सर। क्योंकि इंसिडेंट रे तो पॉलिश वाली साइड से आएगी नहीं। चाहे मिरर आप जैसे मर्जी रख लो, ऐसे रख लो चाहे ऐसे रख लो, जो उसकी पॉलिश वाली साइड है यही पॉजिटिव साइड होगी, यस सर। क्योंकि रे हमेशा अनपॉलिश्ड साइड से आएगी, और जिधर से रे आ रही है वो पॉजिटिव साइड है। अब अगर v पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज आपका जिधर मिरर की पॉलिशिंग की गई है उस तरफ इमेज है, यहाँ कहीं पर इमेज है, यानी मिरर के पीछे। वर्चुअल इमेज। क्या वाकई में यहाँ कोई होगा मिरर के पीछे नो जहाँ सर। पॉलिश की गई है? नो सर। नहीं होगा, वाकई में वहां कुछ नहीं है। तो आप बोलोगे कि v पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कि वर्चुअल इमेज बनी हुई है। और अगर v नेगेटिव आएगा तो हम कहेंगे ये रियल इमेज। पॉजिटिव v आने पर वर्चुअल इमेज और नेगेटिव v आने पर रियल इमेज। ये सब अभी न्यूमेरिकल्स के थ्रू जब समझाएंगे तब आएगा। और एक और पूछते हैं कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है
या फिर इरेक्ट इमेज बनी हुई। इरेक्ट इमेज का मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है और उसकी इमेज भी वैसी साइड डाउन नहीं होनी चाहिए। अप साइड डाउन, अप डाउन डाउन, उल्टा ना हो। तो सेकंड साइन कन्वेंशन जो कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव डिस्टेंस और नीचे नेगेटिव डिस्टेंस। तो अगर ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज भी उसी तरीके से आ रही है, जिस तरीके से ऑब्जेक्ट है उसी तरीके से इमेज आ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट नीचे तो इमेज भी नीचे, दिस इज कॉल्ड इरेक्ट इमेज। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज भी ऊपर, ये भी इरेक्ट इमेज कहलाएगी। दोनों ही कंडीशंस में जो साइन ऑब्जेक्ट के साइज का होगा वही साइन इमेज के साइज का होगा, यानी ये दोनों सिमिलर साइन के होंगे। और जब ये दोनों सिमिलर साइन के होंगे तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी जिन भी न्यूमेरिकल्स में पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आ जाए वहां पर आप कहोगे कि ये इरेक्ट इमेज की कंडीशन है। और अगर उल्टा हो रहा है कि ऑब्जेक्ट इज अबव प्रिंसिपल एक्सिस बट द इमेज इज बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऑब्जेक्ट का साइज पॉजिटिव देखा जाएगा, इमेज का साइज नेगेटिव देखा जाएगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, रेशियो नेगेटिव आएगी, यानी नेगेटिव मैग्निफिकेशन आएगा उस केस में इन्वर्टेड इमेज के लिए। नेगेटिव मैग्निफिकेशन फॉर इन्वर्टेड इमेजेस, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन फॉर इरेक्ट इमेजेस, पॉजिटिव V फॉर वर्चुअल इमेज और नेगेटिव V फॉर द रियल इमेज। ठीक है, यस सर। फॉर्मूलेज, साइन कन्वेंशंस, नेचर ऑफ इमेज, ये भी थ्योरी पार्ट है, ओनली थ्योरी पार्ट। अब न्यूमेरिकल इसके हम लोग कल करेंगे तब समझाएंगे।